हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है स्टडी नंबर 1 ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, हम लोग डेली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कस कर रहे थे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कहने का मतलब है बीपीएससी में जो भी पूछा गया प्रश्न है उसका हम लोग डेली डिस्कस करते हैं। जो भी आपका सेट कराया गया है 1 से लेकर 18 तक सभी बीपीएससी का प्रीवियस प्रश्न का डिस्कशन कराया गया और आज आपका सेट नंबर 19 है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आज का मोटिवेशनल रहा ये कि भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। अपने रास्ते खुद चुनिए क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। इसका कहने का मतलब है मेरे दोस्त कि अगर शेर को देखकर हाथी छलांग लगाना शुरू कर देगा तो हाथी क्या होगा, बर्बाद हो जाएगा। तो अगर आप भीड़ में अगर चल रहे हैं तो भीड़ से अलग हो जाइए, क्योंकि भीड़ में चलना आसान है लेकिन आपकी पहचान छीन लेगी। तो आप अपना रास्ता खुद बनाइए क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई और नहीं जानता। तो चलिए हम लोग इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। और चैनल पे नए हैं तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन अब तक चला जाएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। आज का आपका पहला प्रश्न ये रहा, पीतल में कौन कौन सी धातुएं हैं। इसका मतलब यह हुआ कि पीतल किससे मिलकर बना है, मतलब पीतल किसका मिश्रण है। इस तरह से भी पूछ सकता है। जिस तरह से शरबत बनाने के लिए हम लोग एक तो आपका पानी की जरूरत होता और एक चीनी मतलब मीठा, किसी भी चीज को डालते हैं मीठा चीज तो शरबत का निर्माण होता था, मतलब शरबत में पानी और चीनी होता है। उसी तरह से पीतल में किसको किसको मिलाकर हम लोग तैयार करते हैं। तो ऑप्शन दे रहा है, पहला ऑप्शन है कि तांबा और निकेल। तांबा को बोलते हैं कॉपर और निकेल को बोलते हैं एना, और तांबा यानी कॉपर बोले तो सीयू। निकेल और जस्ता, मैग्नीशियम और जस्ता, तांबा और जस्ता। तो जो इंपॉर्टेंट कुछ यहां दिया गया मिश्र धातु उसको आप याद रखिएगा। आपको जो याद रखना है कुछ इस तरह से आपको याद रखना है, जो बता रहे हैं उसको आप याद रखिएगा। सभी याद रखना इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। पहला पीतल को याद रखना। पीतल मिश्र धातु है कॉपर और जिंक का, जिसमें कॉपर 70% होता है और जिंक 30%। कभी कभी परसेंटेज भी पूछ लेता है और उसका उपयोग बहुत कम पूछता। मिश्र धातु पूछता है बहुत ज्यादा, उसको याद रखना। कांसा याद रखना, कांसा कॉपर और एसन यानी टीन का मिश्रण है। मुद्रा धातु याद रखना, मुद्रा धातु कॉपर एसन यानी टीन और पी यहां मिश्रण हो जाएगा। फास्फोरस जिसको हम बोलते हैं। और गन मेटल भी याद रखना, कॉपर एसन और जिंक का मिश्रण है। उसके बाद आपको याद रखना इसमें जर्मन सिल्वर, कॉपर एमने बोलते हैं मैग्नीज और निकेल का मिश्रण है जर्मन सिल्वर। इसमें से आपको याद रखना नाइक्रोम निकेल क्रोमियम और मैग्नीज का मिश्रण है। तो जो इंपॉर्टेंट है उसको याद रखना है, जो इंपॉर्टेंट है उसको याद रखना है। अगला है इसमें जो याद रखना सोल्डर किसका मिश्रण है ये भी पूछ लेता। पीवी और एसन का, पीवी बोले तो लेड और एसन बोले तो टीन। लेड और टीन का मिश्रण है सोल्डर। और इसमें से आपको इतना ही याद रखना जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इतना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेगा। फिर से एक बार देख लीजिए, पीतल को याद रखना है, मुद्रा धातु को याद रखना है, गन मेटल को याद रखना है, जर्मन सिल्वर को याद रखना और नाइक्रोम और सोल्डर को याद रखना। तो इतना को याद रखना। और आपसे पूछा पीतल, तो पीतल की याद करने के लिए कुछ आसान तरीका भी है। जैसे में हम लोग याद कर लेते हैं, बचपन में याद भी इसको किया पिताजी। पी से हो गया पीतल, ता से हो गया तांबा और जी से हो गया जिंक। क्या हो गया, तांबा जिंक। तो पीतल किसका मिश्रण, तांबा का और जिंक का। तांबा बोले तो सीयू और जिंक बोले तो जेडेन, जिसमें कॉपर रहता है 70%। कॉपर कितना रहता है
70% और जिंक रहता है 30%, क्योंकि कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होता है। तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न है, पीतल में कौन कौन सी धातु यानी धातुएं है, यानी किसका मिश्रण है। तो ऑप्शन ए दिया तांबा और निकल, तो निकल पीतल में नहीं होता है। निकल और जस्ता निकल नहीं होता है। तो अब पीतल में मैग्नीशियम और जस्ता मैग्नीशियम ही नहीं होता। जस्ता तो होता है लेकिन मैग्नीशियम नहीं होता। तांबा और जस्ता, जिसमें तांबा कितना होता है 70% और जस्ता होता है 30%। तांबा बोले तो Cu और जस्ता बोले तो Zn। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। चलते हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में। 2 नंबर प्रश्न है, सोने को घोला जा सकता, यानी सोने को किस में घोला जा सकता। ऑप्शन नंबर ए तरह सल्फ्यूरिक एसिड यानी अम्ल, जिसको हम बोलते हैं H2SO4, इसको बैटरी अम्ल भी कहते हैं। नाइट्रिक एसिड HNO3 नाइट्रिक एसिड। अगला है 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोले तो HCl, तथा 1 भाग नाइट्रिक एसिड के मिश्रण, नाइट्रिक एसिड बोले तो HNO3। इसका कहने का मतलब 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक यानी 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक और 1 भाग नाइट्रिक अम्ल यानी 1 भाग। अगला तरह हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। तो आपको बताना है कि सोना को घोला जा सकता है किसमें। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट, कभी कभी ऑप्शन में डायरेक्ट देता है एक्वा रेजिया। तो एक्वा रेजिया में घोला जाता है सोना को। और एक्वा रेजिया किसको बोलते हैं, तो जिसमें 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 भाग नाइट्रिक अम्ल, जिसको हम लोग बोलते हैं HNO3, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोले तो HCl। तो जिसको हम लोग अगर इस मिश्रण को बोलते हैं एक्वा रेजिया, यानी 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 भाग नाइट्रिक अम्ल के मिश्रण को एक्वा रेजिया बोलते हैं, जिसमें सोना क्या होता है, घुल जाता है। तो इसका अनुपात भी पूछ लेता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अनुपात और नाइट्रिक अम्ल का अनुपात इसमें कितना होता है। तो 3:1, क्योंकि 3 भाग होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 भाग होता है नाइट्रिक अम्ल। तो इसको आप याद रखिएगा। अब चलिए हम लोग प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न में ऑप्शन नंबर जो सी है राइट हो जाएगा कि 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल माने एसिड को हिंदी में बोलते हैं अम्ल, तथा 1 भाग नाइट्रिक एसिड के मिश्रण है। तो डायरेक्ट आपसे सूत्र भी पूछ लेता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, HCl। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, HNO3। सल्फ्यूरिक अम्ल को हम लोग बोलते हैं बैटरी अम्ल भी। तो इस तरह से आप याद रखिएगा। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेट में यह पाया जाता है, इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न पे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पे। 3 नंबर प्रश्न है, सूर्य ग्रहण तब होता है जब आज के बाद या तो सूर्य ग्रहण पूछे या चंद्र ग्रहण। आज के बाद आप कभी कंफ्यूज नहीं करिएगा, अगर वीडियो को देख लीजिएगा शुरू से अंत तक, मतलब अभी आपको बताने वाले हैं। तो चलिए हम आपको क्लियर कर देते हैं। आज के बाद मतलब आप गलत नहीं करिएगा। अगर आज के बाद आप गलत कर देते हो तो इस चैनल पे पढ़ना छोड़ दीजिएगा। इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि आप सीखना ही नहीं चाहिएगा। अगर हम सिखाते हैं तो उसको आपको भी तो कुछ मेहनत करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण क्या होता है। मान लीजिए कि ये पृथ्वी है। क्या मानना है कि मान लेना है कि ये पृथ्वी है, सिर्फ आपको मान लेना है। इसको मान लेना है सूर्य। मान लीजिए सूर्य है, क्या है, सूर्य है। ए हो गया सन, ए आपका क्या हो गया, सन। और मान लीजिए कि ए हो गया पृथ्वी, जिसको हम लोग बोलते हैं अर्थ। और ए मान लीजिए कि हुआ आपका मून, यानी मून बोले तो चंद्रमा। अब यहां से इसको क्लियर करना है कि सूर्य ग्रहण कब लगता है, चंद्र ग्रहण कब लगता है, और अमावस्या का लगता है या पूर्णिया का लगता है, इसके कंडीशन क्या होता है। आपसे पूछ लेता है कि बीच में कौन, जब सूर्य ग्रहण होता है कब लगता है। तो आपसे प्रश्न क्या क्या पूछ सकता है, उसको सारा आपका हम डाउट आज क्लियर करने वाले हैं। तो सन, अर्थ और मून, आपको जो एक पहला जो आपका हो गया यहाँ, जो आपको याद रखना है कॉन्सेप्ट है जो
कि सन है जो बीच में कभी नहीं आता। क्यों? क्योंकि अगर ध्यान से देखिएगा, ये मून है तो मून मान लीजिए कि इस तरह ऐसे चक्कर नहीं लगा, दीर्घवृत्ताकार पथ पे चक्कर लगाता। मून है जो पृथ्वी के चक्कर लगाता, और जो पृथ्वी है ये किसको चक्कर लगाता है? सन को। जो पृथ्वी है ये मान लीजिए सन को चक्कर लगा रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए पृथ्वी मून सन है जो एक जगह स्थिर रहता, चक्कर लगाता नहीं है, तो सन एक जगह स्थिर। मान लीजिए पृथ्वी है जो चक्कर लगाता सन को, मून है जो लगाता चक्कर अर्थ को, तो मून मैक्सिमम यहां तक आ सकता, मतलब सन को क्रॉस नहीं कर सकता, ठीक है। तो मान लीजिए कि मून यहां आ गया, मान रहे कि मून घूमते चक्कर लगा रहा है, तो घूमते घूमते यहां आएगा और एक बार यहां आएगा और यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है। तो इसको कंडीशन मानना है कि मान लीजिए कि मून यहां आ गया और यहां आ गया, तो जब यहां रहेगा तो कौन सा ग्रहण लगेगा? सूर्य ग्रहण लगेगा या चंद्र ग्रहण? और जब यहां रहेगा तो कौन सा ग्रहण लगेगा? तो सन कभी भी बीच में नहीं आता, ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। तो यहां जब आएगा सन, और ये मान लीजिए हो गया मून, और ये हो गया अर्थ, तो जब तीनों एक ही लाइन में, एक ही सीध रेखा में होते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण कहने का मतलब सूर्य दिखाई नहीं देना, यानी पूर्ण सूर्य ग्रहण लगेगा तो पूरी तरह से सूर्य नहीं दिखाई देगा, यानी अंधेरा हो जाएगा। और सूर्य ग्रहण कब लगता है? यानी सूर्य ग्रहण में सूर्य दिखाई नहीं देता। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। तो मून क्या होता है कि यहाँ जब बीच में आ जाएगा, तो मान लीजिए कि किसी चीज को आप लीजिए और आँख के उसके आगे रखिए, तो कुछ भाग है जो आपको साइड वाला नहीं दिखाई देगा, उसके पीछे वाला भाग, और आँख के बिल्कुल नजदीक ला लीजिएगा तो पूरी तरह से नहीं दिखाई देगा। तो यहाँ क्या होता है, पृथ्वी जब बिल्कुल अर्थ के नजदीक आ जाएगा, मून जो है अर्थ के नजदीक आएगा, तो पूरी तरह से सन मतलब सूर्य ग्रहण लग जाएगा। तो आपको इतना नहीं याद रखना, इतना याद रखना है कि सूर्य ग्रहण कब होगा? जब चंद्रमा सन और पृथ्वी के बीच में होगा। फिर से सुनिए, जब चंद्रमा सन और पृथ्वी के बीच में होगा तो इसको हम लोग बोलते हैं सूर्य ग्रहण। और यह कब लगता है? तो अमावस्या के दिन। अमावस्या के दिन मतलब यहां होता है अमावस्या। और जब मान लीजिए कि मून यहां यानी चंद्रमा यहां है, तो हम लोग इसको बोलते हैं पूर्ण ग्रहण, सॉरी पूर्णिमा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्णिमा। इसको बोलते हैं पूर्णिमा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्णिमा। तो चंद्र ग्रहण कब लगेगा? चंद्र ग्रहण जब लगेगा तो चंद्र ग्रहण कब लगेगा? आपको पता है सन कभी बीच में, सॉरी सन है जो कभी बीच में आता नहीं, मतलब सूर्य। तो सन जो चंद्र ग्रहण जब लगेगा, जब पृथ्वी, सन, पृथ्वी और चंद्रमा, यानी पृथ्वी सन और चंद्रमा के बीच में होगा। जब पृथ्वी सन और चंद्रमा के क्या होगा? बीच में होगा, तो इसको बोलते हैं चंद्र ग्रहण। तो चंद्र ग्रहण कहने का मतलब, जैसे मैं यहां मान लीजिए कि यहां चंद्रमा, तो पृथ्वी यहां बीच में है, तो जो सन के लाइट से चमकता है चंद्रमा, तो जब सन के लाइट से चमकता है चंद्रमा, तो जो पृथ्वी यहां आएगा बीच में, तो सन के लाइट मान ले रोक लेगा पृथ्वी, तो पृथ्वी का जो परछाई होगा चंद्रमा पर पड़ जाएगा, तो इसीलिए चंद्रमा दिखाई नहीं देगा। तो इसी को हम बोलते हैं चंद्र ग्रहण। जो भी ग्रहण लगेगा उस ग्रहण में वह दिखाई नहीं देगा। यदि सूर्य ग्रहण लग रहा है तो सूर्य नहीं दिखाई देगा, चंद्र ग्रहण लग रहा है तो चंद्रमा दिखाई नहीं देगा। तो आपको यह भी डिसाइड करना, जो ग्रहण लगेगा वो बीच में नहीं होगा। एक कंडीशन, पहला कंडीशन यह है कि सूर्य है जो कभी बीच में आता नहीं। दूसरा कंडीशन यह है कि जौन सा ग्रहण लगेगा, जो भी ग्रहण लगेगा वो बीच में कभी आएगा नहीं। तो यहां से आपका जो आंसर है डिसाइड हो जाएगा। जैसे कैसे डिसाइड होगा, चलिए हम आपको बताते हैं। अगर आपसे पूछता है कि सूर्य ग्रहण कब लगेगा, तो सूर्य ग्रहण लगता है, तो बोलेंगे सूर्य बीच में आएगा नहीं, कभी भी नहीं। तो बोलेंगे जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीन ही हुआ है, तो तीन में आ सकता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाए, तो उसी को बोलते हैं हम लोग सूर्य ग्रहण। आपको हम क्या बताएं कि जो भी ग्रहण लगेगा वो कभी बीच में नहीं आएगा। तो ऑलरेडी जो है जो सूर्य कभी बीच में आता नहीं, तो सूर्य ग्रहण लग रहा है तो सूर्य कभी बीच में आता नहीं, तो सूर्य तो आएगा ही नहीं। और एक जो कंडीशन है चंद्र ग्रहण, तो चंद्र ग्रहण में चंद्रमा बीच में नहीं आएगा, तो एक सिंगल जो बच जाता है। चंद्र ग्रहण में चंद्रमा बीच में नहीं आता, तो एक बार कोई पृथ्वी या चंद्रमा बीच में आता ही है,
तो चंद्र ग्रहण में चंद्रमा बीच में नहीं आएगा तो बच जाएगा सूर्य में, सूर्य ग्रहण में। तो चंद्रमा किसके बीच में आएगा? जब सूर्य ग्रहण लगेगा तो बीच में आएगा। किसके किसके बीच में आएगा? सन और पृथ्वी के बीच में। तो देखिए आपको ज़्यादा याद नहीं रखना, यहाँ दो कंडीशन याद रखना। ये मान लीजिए कि सन है और ये मान लीजिए कि मून है, और एक क्या हो गया? अर्थ हो गया। ये जो आपका हो गया अर्थ हो गया। तो जब सन और सन माने सूर्य, सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा रहेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण। और ये कब होता है? तो अमावस्या के दिन होता है। अमावस्या। एक कंडीशन याद रखना है कि यहां हो गया सन यानी सूर्य, और यहां हो गया अर्थ यानी पृथ्वी, और यहां हो गया मून, मून बोले तो चंद्रमा। तो जब पृथ्वी सन और चंद्रमा के बीच में होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे चंद्र ग्रहण। इसको क्या बोलेंगे? चंद्र ग्रहण। और ये कब लगेगा? तो पूर्णिमा के दिन। पूर्णिमा के दिन आपको इतना याद रखना। और जो भी कॉन्सेप्ट था आपको हम समझा दिए कि चंद्र ग्रहण कैसे होता है और सूर्य ग्रहण कैसे होता है। इसमें आपको इतना अभी के लिए याद रखना है। बाकी कभी और प्रश्न आए तो उसमें हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो इससे मैक्सिमम आपसे पूछेगा भी नहीं ज़्यादा, तो आपको इतना ही अभी के लिए याद रखना है। तो लिख रहा है सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में हो, पृथ्वी बीच में हो। जब पृथ्वी बीच में होगा तो हम लोग बोलते हैं चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण। सूर्य बीच में हो, अभी आपको बताया कि सूर्य कभी बीच में नहीं होता, या तो सूर्य ग्रहण लगे या चंद्र ग्रहण लगे। सी डी में जरा सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी एक रेखा में हो तथा बृहस्पति उस रेखा में ना हो। देखिए जरा, सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी एक रेखा में हो तथा बृहस्पति उस रेखा में न हो। तो यहाँ बृहस्पति से कोई लेन देन नहीं है। तो आपको इसमें जो याद रखना है कि सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में होता है। सूर्य ग्रहण कब होगा? जब चंद्रमा बीच में होगा। तो ये हो जाएगा सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण। और चंद्र ग्रहण कब होगा? जब पृथ्वी बीच में होगा। किसके बीच में होगा? सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आएगा तो चंद्र ग्रहण होगा, और जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आएगा तो सूर्य ग्रहण होगा। जो भी ग्रहण लगता है तो यहाँ चंद्र ग्रहण लगा तो चंद्रमा तो बीच में नहीं आएगा, तो पृथ्वी बीच में आ जाएगा। और कोई भी एक भी बार बीच में आता है, दोबारा से नहीं आएगा। सूर्य ग्रहण में नहीं कि पृथ्वी आ जाएगा। जब पृथ्वी एक बार ऑलरेडी बीच में आ चुका है जब चंद्र ग्रहण में, तो सूर्य बीच में यानी फिर से सूर्य ग्रहण में पृथ्वी बीच में नहीं आएगा। इसका कहने का मतलब यह है कि जब एक बार जो बीच में आ जाएगा दोबारा से नहीं आएगा। तो चंद्र ग्रहण में कौन सा आ रहा है बीच में? पृथ्वी। तो पृथ्वी फिर से आएगा नहीं, और ऑलरेडी जो सूर्य है वो कभी बीच में आता नहीं, तो बचेगा कौन? चंद्रमा। तो सूर्य ग्रहण में बीच में कौन आएगा? चंद्रमा। तो इसको इस तरह से याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। 4 नंबर प्रश्न पे, सबसे छोटा दिन होता है। देखिए ये भी कॉन्सेप्ट वाला है, तो इसको भी इस तरह से याद रखना। मान लीजिए ये रहा पृथ्वी, ये क्या है? पृथ्वी है। ये जो है पृथ्वी है, और ये जो हो गया विषुवत रेखा हो गया। ये कौन सा रेखा हो गया? विषुवत रेखा। और ये जो हो गया कर्क रेखा हो गया। ये जो कौन सा रेखा हो गया? कर्क रेखा। और ये जो हो गया मकर रेखा। चलिए अब हम लोग समझते हैं इसके बारे में। तो यहां से जो याद रखना आपको कि इसको हम लोग बोलते हैं 0 डिग्री लाइन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा, यानी विषुव रेखा भी बोलते हैं, भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। भूमध्य रेखा
विषुवत रेखा, और इसको बोलते हैं मकर रेखा, मकर रेखा। और एक कितना डिग्री पे होता है? 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे। ये भी 23.5 डिग्री पे होता है और ये भी 23.5 डिग्री पे होता है। तो एक में बोलेगा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को क्या बोलते हैं? 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को क्या बोलते हैं? मकर रेखा। अगर आपसे पूछे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं कर्क रेखा, कर्क रेखा। तो इतना याद रखना आपको। तो यहां आपको बताया किसको बोले 23.5 डिग्री और इसको भी बोलते हैं 23.5 डिग्री, लेकिन एक में मेंशन करेगा उत्तरी अक्षांश रेखा और एक में मेंशन करेगा दक्षिणी अक्षांश रेखा, और बीच में कौन है? भूमध्य रेखा, इसी को बोलते हैं विषुवत रेखा। इतना याद रखना। और अब जो आपको कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं कि छोटा दिन कब होता है और बड़ा दिन कब होता है। तो जो पृथ्वी है चक्कर लगाता है किसका? सूर्य का। तो सूर्य उत्तरायण होता है, सूर्य दक्षिणायन होता है। तो रियली में सूर्य और दक्षिणायन उत्तरायण नहीं होता, पृथ्वी होता है। लेकिन हम लोग बोल चल के भाषा में यूज यही किया जाता है कि सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन होता है। जिस तरह से हम लोग बोलते हैं कि आटा पिसाने जा रहे हैं, लेकिन रियली में हम लोग आटा पिसाने नहीं जाते, गेहूं को पिसाने जाते हैं। लेकिन हम लोग बोल चल के भाषा में यूज करते हैं कि आटा पिसाने जा रहे हैं। उसी तरह से हम लोग यहाँ यूज करते हैं कि सूर्य उत्तरायण होता है, सूर्य दक्षिणायन होता है। इसका कहने का मतलब ये है कि सूर्य जो मैक्सिमम है वो कहाँ तक जा सकता है? 23.5 डिग्री, या तो उत्तरी अक्षांश तक जाएगा या तो दक्षिणी अक्षांश तक जाएगा। 23.5 डिग्री कौन जाता है? 24 डिग्री भी जा सकता है, 25 भी, 26 भी, 22 भी। तो इसका अगर आप देखिएगा जो सूर्य का जो अक्षीय झुकाव है, सॉरी पृथ्वी का जो अक्षीय झुकाव है वो 23.5 डिग्री है। तो आपको पता नहीं चलेगा कि अक्षीय झुकाव क्या होता है, कक्षीय झुकाव क्या होता है। अगर इतना हम यहाँ क्लियर करने लगे तो यहाँ बहुत बड़ा वीडियो मतलब बन जाएगा। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान देना अभी के लिए कि पृथ्वी का जो अक्षीय झुकाव होता है 23.5 डिग्री होता है। ये भी आपसे प्रश्न पूछ लेता है। तो इसलिए 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक जाता है, मतलब मैक्सिमम 1 डिग्री भी फिर आगे नहीं जाएगा, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक आएगा। तो जो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक जो मैक्सिमम आता है सूर्य, इसको हम लोग बोलते हैं दक्षिणायन। और जब उत्तर में जाता है तो इसको बोलते हैं उत्तरायण। तो जब 23.5 डिग्री की इसको नाम दे दिया कर्क रेखा और इसको नाम दे दिया मकर रेखा। उत्तर वालों को नाम दिया कर्क रेखा और दक्षिण वाले को नाम दे दिएगा मकर रेखा। तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम लोग क्या बोलते हैं? मकर रेखा। ये रहा पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। और 0 डिग्री लाइन को क्या बोलते हैं? 0 डिग्री लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा भी बोलते हैं। तो यहाँ मान लीजिए कि यहाँ हम लोग लेते हैं एक डेट। ये मान लीजिए कि आपको हो गया 21 मार्च। 21 मार्च। तो 21 मार्च पे मान लीजिए कि जो सूर्य है ये भूमध्य रेखा पे है। 21 मार्च के सूर्य कहाँ? भूमध्य रेखा पे है। तो जब 21 मार्च के जो सूर्य भूमध्य रेखा पे है तो क्या करेगा कि चलना स्टार्ट करेगा। तो यहाँ से जब स्टार्ट करेगा तो उत्तरायण होगा धीरे धीरे। रियली में इसका फिगर कुछ और तरह से समझना, लेकिन उसमें ज़्यादा आपको क्लियर नहीं होगा, वहाँ भी आपको समझ में आ जाएगा, इसलिए कि वो पहले उत्तरायण ही क्यों होता है। तो यहाँ से आपको क्लियर ये डेट पता चल जाएगा कि छोटा दिन और बड़ा दिन कब होता है। तो यहाँ 21 मार्च पे सूर्य होता है कहाँ? भूमध्य रेखा पे। और ये धीरे धीरे क्या होता है? उत्तरायण होना शुरू करता है। तो यहाँ जब कर्क रेखा पूछते पूछते इसको टाइम लग जाता है 21 जून। कितना टाइम लग जाता है? 21 जून। इतना आपको याद रखना। और जब 21 जून लग जाता है तो आप ये बताइए कि जब कर्क रेखा पे चला गया तो फिर से ये क्या होता है? धीरे धीरे भूमध्य रेखा की ओर आना स्टार्ट होता है। यहाँ से चलना स्टार्ट होता है, फिर वापस आना स्टार्ट होता है। तो फिर से भूमध्य रेखा पे कब आता है? 23 सितंबर को। SEP लिख रहे हैं, सितंबर को। कब आता है? 23 सितंबर को आता है। और उसके बाद फिर से भूमध्य रेखा पर आ जाता है 23 सितंबर को। यहाँ 6 महीने का लमसम समय लगता है। और फिर से, और इसको जो हो गया फिर से आएगा कहाँ? मकर रेखा पे। तो मकर रेखा पे जब आता है तो इसको आने में लग जाता है 22 दिसंबर। कितना लग जाता है? 22 दिसंबर। और फिर से कहाँ चला जाएगा? भूमध्य रेखा पे। कब जाएगा? 21 मार्च के। यही प्रक्रिया चलते रहता है। फिर से गया 21 मार्च के भूमध्य रेखा पे, फिर से जाएगा 21 जून के कहाँ? कर्क रेखा पे।
फिर से आएगा 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पे, फिर से आएगा 22 दिसंबर को मकर रेखा पे, बनी 22 दिसंबर को मकर रेखा पे। यही जो प्रक्रिया है चलते रहता है। तो यहाँ जो आएगा 21 जून का, जो भारत स्थित है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, तो 21 जून को क्या होता है, सबसे बड़ा दिन होता है। 21 जून को सबसे क्या होता है, बड़ा दिन होता है। इसको आपको याद रखना है, बड़ा दिन। और जो 22 दिसंबर को होता है छोटा दिन होता है। कौन सा दिन होता है, छोटा दिन। छोटा दिन, जब छोटा दिन हुआ तो जाहिर सी बात है कि बड़ा रात होता होगा यहाँ उस दिन। यहां से मिट गया है ये, जो आप लोग समझ गए होंगे। और यहाँ जो हो गया 21 मार्च और 23 सितंबर को, 21 मार्च और 23 सितंबर को जब भी भूमध्य रेखा पे होगा तो दिन और रात बराबर होगा। तो किस दिन बराबर होता है, 23 सितंबर और 21 मार्च को दिन और रात बराबर होता है। जब सूर्य कहाँ रहेगा, भूमध्य रेखा पे, तो बराबर होगा। और जब कर्क रेखा पे जाएगा तो क्या होगा, बड़ा दिन होगा। जब मकर रेखा पे आएगा तो छोटा दिन होगा। और यहाँ कब आता है, 22 दिसंबर को, और यहाँ कब जाता है, 21 जून को। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम लोग प्रश्न पे चलते हैं। सबसे छोटा दिन कब होता है, 22 दिसंबर, 23 सितंबर, 23 जून, 23 अप्रैल। तो अप्रैल आता नहीं है, दिसंबर आता है, लेकिन क्या होता है, छोटा दिन होता है। सबसे छोटा दिन कब होता है, सबसे छोटा दिन कब होता है, तो यहां लिखिएगा, अभी आपको बताया आगे। सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को, और सबसे बड़ा दिन कब होता है, 21 जून को। 21 जून को बड़ा दिन ये होता। और 23 अप्रैल और 23 सितंबर, 23 सितंबर और हो गया 21 मार्च। 23 सितंबर और 21 मार्च को क्या होता है, दिन और रात बराबर होता है। दिन और रात होता है जो क्या होता है, बराबर होता है। दिन और रात बराबर कब होता है, 23 सितंबर और 21 मार्च को। क्यों होता है, क्योंकि 23 सितंबर और 21 मार्च को जो सूर्य होता है भूमध्य रेखा पे होता है। तो इतना आप याद रखिएगा। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए, सबसे छोटा दिन कब होता है, 22 दिसंबर को। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न पे चलते हैं। आई होप कि आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। इससे आपको और आसान तरीका से क्या बताया जा सकता है। लोलक की काल अवधि, टाइम पीरियड, उसके बाद डॉट, मतलब बोल रहा है कि द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है। तो चलिए हम लोग इसके बारे में भी समझ लेते हैं। लोलक यहां दे रहा, लोलक यानी बोले टी बराबर फार्मूला होता है 2π√L/g, जिसमें टी हो गया आवर्तकाल, एल हो गया लोलक की लंबाई, और जी हो गया गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, एक होता गुरुत्व, एक होता गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण में भी अंतर है। तो गुरुत्वाकर्षण कहने का मतलब हो गया जो पृथ्वी के द्वारा लगाया जा, मतलब पृथ्वी पे जो लगाया जाता है, जो पृथ्वी के द्वारा, वो हो गया गुरुत्वाकर्षण। और गुरुत्व जो मतलब किसी वस्तु पे लगाया जाए उसको हम लोग बोलते हैं गुरुत्व। तो गुरुत्व त्वरण हो गया, और इसको हम लोग जी को बोलते हैं गुरुत्व त्वरण। एल हो गया लोलक की लंबाई, टी आवर्तकाल। तो जो भी फार्मूला में रहता है उसी पे निर्भर करता है। तो निर्भर किस पे करेगा, या तो लोलक की लंबाई या गुरुत्व त्वरण पे। तो यहाँ आपको ध्यान देना कि क्या क्या ऑप्शन में दिया गया, दे रहा है कि द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करती है। तो देखिए, तो कहीं भी द्रव्यमान के बारे में चर्चा नहीं किया गया, तो ऑप्शन नंबर ए रॉन्ग हो जाएगा। एम के बारे में दिया ही नहीं गया। लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, ये हो सकता है। समय के ऊपर निर्भर करती है, समय के ऊपर लिख रहा। लोलक की काल अवधि, लोलक के काल अवधि यानी टी जो किस पर निर्भर करता है, तो एल और जी पर निर्भर करता है। तो समय तो उधर है नहीं, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। अगला तापक्रम के ऊपर निर्भर करता है, तो ये भी नहीं होगा। तो एक ऑप्शन जो बचा है बी बचा कि लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। तो कैसे निर्भर करता, मान लीजिए कि लंबाई अगर अधिक होगा, लंबाई अधिक होगा तो यहाँ जो टाइम पीरियड लगेगा क्या होगा, अधिक लगेगा।
अगर यह लंबाई कमेगा तो कम लगेगा, क्यों? क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। और ये जो आपका हो जाएगा जो टी है जी के क्या, ये यानी व्युत्क्रमानुपाती है, ये समानुपाती है और ये व्युत्क्रमानुपाती है, यानी जी बढ़ेगा तो इसका आवर्तकाल क्या होगा? घटेगा। अगर ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, ये अगर बढ़ेगा तो इसमें ये भी बढ़ेगा और ये घटेगा तो ये भी घटेगा। मतलब लंबाई के समानुपाती और जी के व्युत्क्रमानुपाती, इसको आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। 6 नंबर प्रश्न है कि भारत के प्रधानमंत्री मुख्य हैं। भारत के प्रधानमंत्री मुख्य हैं, यानी राज्य सरकार का, केंद्रीय सरकार का, राज्य तथा केंद्रीय सरकार दोनों के, इनमें से कोई नहीं। तो आपको मालूम है कि प्रधानमंत्री किसका मुख्य होता है? केंद्रीय सरकार के। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। 7 नंबर प्रश्न है कि राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? तो राजा राम मोहन द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किया गया। कब किया गया? 1828 में। और सती प्रथा का उन्मूलन कब किया गया? 1829 में। 1829 में, जिसमें शामिल कौन थे? जो शामिल थे राजा राम मोहन राय और लॉर्ड विलियम बेंटिंक। जो लॉर्ड विलियम बेंटिंक को भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के नाम से भी जाना जाता है। पहले जो था बंगाल के गवर्नर जनरल और भारत के गवर्नर जनरल, इसमें अंतर यह है कि देखिए 1833 का जो चार्टर एक्ट आता है उसके द्वारा लॉर्ड विलियम बेंटिंक को क्या बना दिया जाता है? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। उससे पहले क्या रहते हैं? बंगाल के गवर्नर जनरल रहते हैं। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से जो आंसर पूछ रहा है कि राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब किया गया? तो 1828 में। और सती प्रथा का उन्मूलन कब किया गया? 1829 में। शामिल कौन थे? राजा राम मोहन राय और विलियम बेंटिंक। लेकिन यहाँ एक कर्ण सलीमन भी शामिल था। कर्ण सलीमन और राजा राम मोहन के सहयोग से सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था। कब? 1829 में, दिसंबर 1829 में धारा 17 के द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था। तो आप इसको याद रखिएगा। आपसे पूछा ब्रह्म समाज का स्थापना, तो ऑप्शन नंबर ए इधर 1816 में, 1816 ईस्वी में, 1820 ईस्वी में, 1828 ईस्वी में, 1830 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा 1828 ईस्वी में। आपसे प्रश्न ये भी पूछता है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अकबर द्वितीय, आप इसको याद रखें। अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया। और राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता, जनक, अग्रदूत भी कहा जाता है। और आत्मीय सभा की स्थापना कब किया गया था? तो 1814 से लेकर 15, मतलब 1814 भी देता है और 15 भी देता है। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। आत्मीय सभा किसके द्वारा स्थापना किया गया था? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 1828 ईस्वी में। 1828 ईस्वी में। अगला प्रश्न है 8 नंबर। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए रहा कुंडग्राम में, पाटलिपुत्र में, मगध में, वैशाली में। तो महावीर स्वामी से जितना बार प्रश्न आया है या तो जन्म पूछे या मृत्यु पूछे, महावीर स्वामी के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको दिया गया था। तो अगर आप वीडियो को शुरू से देख रहे होंगे तो आप इस प्रश्न का आंसर आसानी से कर ले जाइएगा। तो ऑप्शन नंबर ए रहा कुंडग्राम में, पाटलिपुत्र में, मगध में, वैशाली में। तो चलिए आज हम लोग एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं महावीर स्वामी के बारे में। तो लिख कर डाल दीजिएगा महावीर स्वामी। और महावीर स्वामी जी क्या कहते थे कि मनुष्य को अपना कर्म करते रहना चाहिए। मनुष्य को अपना कर्म करते रहना चाहिए। ये महावीर स्वामी का कलाम था कि मनुष्य को अपना कर्म करते रहना चाहिए, कभी भी फल की चिंता नहीं करना चाहिए। फल खुद ब खुद आपको मिल जाएगा अगर आप कर्म करते रहिएगा तो। ये महावीर स्वामी जी का कहना है। तो आप कभी भी जब भी अगर आपको समय लगे कि यहाँ मेहनत करना है
तो उससे पीछे मत हटिए और नहीं तो पीछे भागिए। जब भी आपको समय आए मेहनत करने का टाइम आए तो आप मेहनत करिए, उससे पीछे नहीं भागे, आपको फल जरूर मिलेगा। ये महावीर स्वामी का कहना है। तो चलिए हम लोग इनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले इस जैन धर्म के कैमे तीर्थकर थे? 24वें तीर्थकर थे। पहला पॉइंट में लिखिएगा, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। 24वें तीर्थकर थे। तीर्थकर। अगला पॉइंट लिखिएगा, जन्म कहाँ हुआ? तो जन्म जो हुआ था कुंडग्राम। एक कुंडल बने जो पड़ता है जम्मू कश्मीर में, और एक है कुंडग्राम जो कुंडग्राम पड़ता है वैशाली में। जो कुंडल बना है वो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। जो चौथी बौद्ध संगीति हुआ था, चौथी बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? कुंडल वन में जो पड़ता है जम्मू कश्मीर में, और एक पड़ता है कुंडग्राम जो पड़ता है वैशाली में। तो दोनों में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। कुंडग्राम कहाँ पड़ता है? वैशाली में। वैशाली ये कहाँ पड़ता है? वैशाली में। और जन्म कब हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व। कहीं कहीं 599 ईसा पूर्व भी देता, तो आप उसको भी लिख सकते, लेकिन आप जनरली याद रखिए 540 ईसा पूर्व। और मृत्यु कब हुआ था? तो मृत्यु लिख लीजिएगा पावापुरी में, जो कहाँ पड़ता है? बिहार में। और मृत्यु हुआ था 527, 29 लिख दिए, इसको एडिट कर लीजिए, 527 ईसा पूर्व। यानी कहीं कहीं बीसी भी देता, ईसा पूर्व नहीं रहेगा तो बीसी रहेगा लिखा, उसी का मतलब होता है हिंदी में ईसा पूर्व, यानी बिफोर क्राइस्ट। अगला लिखिएगा, बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम वर्धमान। अगला लिखिएगा, जाति कौन से थे? क्षेत्रीय। अगले लिखिए, इनके माता का नाम क्या था? तो त्रिशला जो लिच्छवी गणराज्य के थे। लिच्छवी गणराज्य क्वेश्चन में कर लीजिएगा, लिच्छवी। चलिए लिख देते हैं, लिच्छवी गणराज्य। अगला पॉइंट लिखिएगा कि पिता का नाम क्या था? पिता का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता का जो नाम था सिद्धार्थ। अगला लिखिएगा, और जो प्रथम शिष्य से भी पूछ लेता, प्रथम शिष्य जा माली। तो इतना पॉइंट आप याद रखिए। चलिए हम एक बार रिवाइज करा देते हैं। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। तो आपसे पूछता है, महावीर स्वामी जैन धर्म के कैमे तीर्थकर थे? तो 24वें। इनका जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में, वैशाली में। तो ऑप्शन इस तरह से भी देता, अगर ऑप्शन में कुंडग्राम और वैशाली दोनों है तो ऑप्शन जो पहला आंसर होगा कुंडग्राम, क्योंकि एग्जैक्ट आंसर है। जिस तरह से अगर मान लीजिए देता गौतम बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ, तो अगर बोध गया आंसर तो एग्जैक्ट आंसर मारेंगे बोध गया, लेकिन बोध गया नहीं है तो हम लोग अगर बिहार ऑप्शन में तो बिहार मारेंगे। क्यों? क्योंकि जो बोध गया पड़ता है बिहार के अंदर है, तो बोध गया नहीं है तो बिहार मारेंगे। उसी तरह से अगर कुंडग्राम आंसर में रहेगा तो पहला आंसर होगा कुंडग्राम, अगर ये नहीं रहेगा तो वैशाली को मारेंगे, लेकिन दोनों रहेगा तो पहला आंसर होगा कुंडग्राम। और इनका जन्म कब हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व यानी बीसी। मृत्यु हुआ था पावापुर में 527 ईसा पूर्व में। और बचपन का नाम था वर्धमान, और माता का नाम क्या था? त्रिशला जो लिच्छवी गणराज्य के थे, और पिता का नाम था सिद्धार्थ, और इनके जो प्रथम शिष्य थे जा माली। तो आप इतना याद रखिएगा। तो चलिए अब हम लोग प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न में पूछ रहे महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में, पाटलिपुत्र में, मगध में, वैशाली में। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, कुंडग्राम जो कहाँ पड़ता है? वैशाली में। देखिए यहाँ दोनों ऑप्शन में, तो ए जो आपका हो जाएगा फर्स्ट आंसर हो जाएगा। ए आपका क्या हो जाएगा? फर्स्ट आंसर।
एग्जैक्ट आंसर दिया, अगर ये नहीं रहता तो इसको सेकेंड आंसर मारते, मतलब ये ऑप्शन में नहीं रहता तो वैशाली को मारते। तो अगला प्रश्न पे चलते हैं। 9 नंबर प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। तो सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश, तो इसका मतलब ही आपको बताए थे एक बार। तो ऑप्शन नंबर इधर राजा राम मोहन राय। तो 1828 में ब्रह्म समाज का स्थापना कौन किए थे? राजा राम मोहन राय। और राजा राम मोहन राय को राजा को उपाधि कौन दिया था? अकबर द्वितीय। और सती प्रथा का उन्मूलन कौन किए थे? राजा राम मोहन राय। और कर्नल सलीमन के सहयोग से, मतलब दोनों मिलकर किए थे। उस समय के बंगाल के गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेटिंग। तो इतना बात याद रखें। और कब किए थे सती प्रथा का उन्मूलन? 1829 में। महात्मा गांधी द्वारा, ये भारत के राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं। और सबसे प्रथम और कौन बोले थे? सुभाष चंद्र बोस। स्वामी विवेकानंद जो प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में शामिल हुए थे, स्वामी विवेकानंद प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में शामिल हुए थे। और एक कब शामिल हुए थे? तो 1700 नहीं होगा, 1893 में। कब शामिल हुए थे? 1893 में। अब इसको याद रखिएगा कि स्वामी विवेकानंद प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में शामिल हुए थे। और कब शामिल हुए थे? तो 1893 में। कहाँ? शिकागो में। इसको आप याद रखिएगा। जो अगला दे रहा है, स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में आर्य समाज की स्थापना। 1875 में आर्य समाज की स्थापना। आर्य समाज 1875 में किनके द्वारा किया गया था? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। और इनके गुरु कौन थे? तो स्वामी बिरजानंद। गुरु का नाम था स्वामी बिरजानंद। और एक और पॉइंट लिख लीजिएगा, स्वराज शब्द का, स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग, सबसे पहले प्रयोग और कब किए थे? तो 1867 में। 1867 में किए थे। इसको आप याद रखिए। और स्वामी विवेकानंद, तो स्वामी विवेकानंद के बारे में था कि प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में शामिल हुए थे। और कब शामिल हुए थे? तो 1893 में। कब शामिल हुए थे? 1893 में। और इनका जो जन्म हुआ था स्वामी विवेकानंद का, कब जन्म हुआ था? तो 12 जनवरी 1863 को जन्म जो हुआ था, 12 जनवरी को। इन्हीं के जन्म दिवस पे युवा दिवस मनाया जाता। युवा दिवस, तो युवा दिवस कब मनाया जाता? 12 जनवरी को। तो ये भी पूछ लेता किनके जन्म दिवस पे मनाया जाता? तो स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पे। और इनके बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र दत्त। इसको आप लिख लीजिएगा, नरेंद्र दत्त, नरेंद्र दत्त। और इनको गुरु कौन थे? इनके गुरु का जो नाम था रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस, इनके गुरु का नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु का नाम था। तो आप इसको याद रखिएगा। अगला महात्मा गांधी, तो यहां लिख रहा सत्यार्थ प्रकाश की रचना किए थे। तो इनका जो रचना किए थे स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर, जो इसका जो आंसर होगा, और सॉरी स्वामी विवेकानंद नहीं होगा, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा किया गया था। तो चलिए हम अगला प्रश्न पे चलते हैं। दस नंबर प्रश्न है कि मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक था, मतलब मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन था? तो ऑप्शन नंबर है जरा विशाखा दत्त, कौटिल्य, वानभट्ट, कलहन। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विशाख दत्त। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? विशाख दत्त। ऑप्शन में सी जरा वानभट्ट। तो वानभट्ट में लिख लीजिएगा हर्षचरित। इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है उसको आप नोट कर लीजिए। हर्षचरित, कादम्बरी,
कादम्बरी कादम्बरी और जो कलहन के द्वारा किया गया था, इसमें लिख लीजिएगा राजतरंगिणी, जो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। राजतरंगिणी राजतरंगिणी। और कौटिल्य किनका नाम था? तो कौटिल्य जो नाम था चाणक्य का नाम था, जो अर्थशास्त्री लिखे थे, जिसमें बताया गया था राजनीतिक के बारे में, मतलब राजपाट कैसे चलाया जाए। तो कौटिल्य का अन्य नाम क्या था? चाणक्य था, विष्णुगुप्त था। इसको आप लिख लीजिए। इनके द्वारा कौन सा किताब रचना किया गया? तो अर्थशास्त्र। तो ये भी पूछ लेता अर्थशास्त्र में किसके बारे में बताया गया था? तो जो भी राजपाट मतलब कैसे चलाया जाए उसके बारे में बताया गया था, कि राजनीतिक मतलब राजपाट कैसे चलाया जाए, इसके बारे में बताया गया था, राजनीति के बारे में। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विशाखा दत्त। मुद्राक्षांश का पुस्तक का लेखक कौन था? विशाखा दत्त। आहार चरित्र पूछेगा तो बाणभट्ट, या कादम्बरी पूछेगा तो बाणभट्ट, या राजतरंगिणी पूछेगा तो कलहन, और अर्थशास्त्र पूछेगा तो कौटिल्य। तो अगला प्रश्न पे चलते हैं। 11 नंबर प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था चैम्बरलेन, चर्चिल, क्लेमेंट एटली, मैकडोनाल्ड। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। तो इसको आप याद रखें, ऑप्शन नंबर बी, चर्चिल। अगला प्रश्न पे चलते हैं। 12 नंबर, अनुशीलन समिति थी नारी उत्थान के प्रति समर्पित, विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने वाली, मजदूरों के कल्याण में रुचि रखने वाली, एक क्रांतिकारी संगठन। तो जो अनुशीलन समिति था एक प्रकार का क्रांतिकारी संगठन था। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो चलिए हम अगला प्रश्न पे चलते हैं। 13 नंबर प्रश्न है, भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह, पीवी नरसिम्हा राव। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मनमोहन सिंह। तो जो मनमोहन सिंह थे सबसे लंबे प्रधानमंत्री, सबसे मतलब ज्यादा दिन रहने वाले प्रधानमंत्री थे। कब उतना दिन रहते? तो 16 वर्ष 9 महीना 12 दिन, मतलब सबसे ज्यादा दिन प्रधानमंत्री रहने वाले कौन है? मनमोहन सिंह। सॉरी जवाहरलाल, मनमोहन सिंह तो इसका आंसर होगा। जो सबसे लंबे प्रधानमंत्री रहने वाले थे ये कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, जो प्रथम प्रधानमंत्री थे भारत के। सॉरी माइंड से निकाल दे। जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और ये सबसे अधिक दिन तक रहने वाले प्रधानमंत्री थे। इसको आप याद रखिएगा। और भारत का आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है? तो मनमोहन सिंह को। ये भी प्रधानमंत्री रह चुके हैं। जो मनमोहन सिंह है ये भी प्रधानमंत्री रह चुके 2004 से लेकर 2014 तक। 2004 से लेकर 2014 तक लिख लीजिएगा। और इंदिरा गांधी 1966 से लेकर 77 तक एवं 1980 से लेकर 84 तक 2 बार प्रधानमंत्री बन चुकी है। और जवाहरलाल नेहरू 1947 से लेकर, इसको लिख लीजिएगा, 1947 से लेकर 64 तक, 1964 तक जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। और पीवी नरसिम्हा राव 1991 से लेकर 96 तक। तो इसको आप याद रखिएगा। तो अगला प्रश्न पे चलते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मनमोहन सिंह। 14 नंबर प्रश्न है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था? कौटिल्य, जिनका नाम चाणक्य भी है, विष्णुगुप्त भी है। और ऑप्शन बी में ऋग्वेद पुराण, इंडिका। ऋग्वेद और पुराण से कोई संबंध नहीं है। यहाँ लिख रहा है कि मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है। तो आपको बता दें कि पुराण और ऋग्वेद से कोई संबंध नहीं है। अर्थशास्त्र कौन लिखे थे? कौटिल्य। और ऑप्शन नंबर बी ऋग्वेद और पुराण तो होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर बचा है डी, आंसर होगा इंडिका। और मेगास्थनीज भारत कब आया था? तो 1498 में पहली बार कब आया था? 1498 में। आया तो 3 बार था, लेकिन पहली बार कब आया था? 1498 में। और कौन सा पुस्तक लिखा? इंडिका। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। 15 नंबर प्रश्न है, हर्षचरित्र नामक पुस्तक किसने लिखी?
देखिए अभी आपको तुरंत बताया, हर्ष चरित्र किसके द्वारा लिखा गया? तो बाणभट्ट, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और कालिदास के द्वारा जो इंपॉर्टेंट बुक है उसको लिख लीजिए, कुमार संभव, बहुत और पूछा गया, कुमार संभव, कुमार संभव, कुमार संभव, रघुवंश, रघुवंश, यहाँ कुमार संभव, रघुवंशम, और अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम, यानी जिसके लास्ट में माजा कालिदास मार दीजिए अगर याद नहीं रहे तो, कालिदास, अभिज्ञान शकुंतलम, शाकुंतलम, ये सभी किनके द्वारा लिखा गया? कालिदास, कुमार संभव, रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम, किनका रचना है? तो कालिदास का। तो ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का होगा बी, बाणभट्ट। और एक और किताब लिख लीजिएगा, कादम्बरी, कादम्बरी। और विष्णुगुप्त किनका नाम था? चाणक्य, कौटिल्य, इन्हीं का नाम था विष्णुगुप्त। चाणक्य का ही नाम था कौटिल्य। देखिए विष्णुगुप्त बोलिए, चाणक्य बोले, कौटिल्य, तीनों का एक ही नाम था, यानी चाणक्य का ही नाम था विष्णुगुप्त और कौटिल्य। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। कौन सा बुक लिखे थे? अर्थशास्त्र, जिसमें बताया गया था कि राजपट मतलब कैसे चलाया जाए, राजनीति के बारे में। तो अगला प्रश्न पे चलते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बाणभट्ट। 16 नंबर प्रश्न है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? बीवी गिरी, एस.ए. डांगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, लाला लाजपत राय। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लाला लाजपत राय। और कब किए थे? 1920 में, 1920 में। और साइमन कमीशन आया था तो इन्हीं में इनका मृत्यु हो गया था, लाला लाजपत राय का। और साइमन कमीशन कब आया था भारत? 1928 में। और कहाँ आया था? मुंबई में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न पे चलते हैं। 17 नंबर प्रश्न, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? मगध, पाटलिपुत्र, कश्मीर, राजगीर। राजगिरी लिखा गया है या राजगीर बोलिए। तो अभी हम आपको बता रहे थे, जब कुंडग्राम और कुंडलवन बता रहे थे, तो अभी आपको बताया कि अंतिम यानी चौथी बौद्ध संगीति कुंडलवन में हुआ था, जो कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर। तो कुंडलवन में होता है। अगर कुंडलवन ऑप्शन रहता तो मारते कुंडलवन, लेकिन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, जम्मू कश्मीर। और एक कमी बौद्ध संगीति था, तो चौथी, यहाँ लिख लीजिएगा चौथी। और किसके शासनकाल में हुआ था? तो कनिष्क, यहाँ कनिष्क दिया गया। तो शासनकाल भी पूछ लेता है, कहाँ हुआ था ये भी पूछ लेता है, तो आप इसको याद रखिएगा। और प्रथम कहाँ हुआ था? जो फर्स्ट बौद्ध संगीत होता है राजगीर में होता है। किसके शासनकाल में हुआ था? अजातशत्रु। और पाटलिपुत्र में हुआ था अशोक के समय में। कमी बौद्ध संगीति था? थर्ड बौद्ध संगीति। और दूसरा बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? वैशाली में। तो यहाँ हम आपको लगा दिए, आप इसको एक बार देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर पूछेगा प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? राजगिरी में, सतपर्णी गुफा में हुआ था। उसके समय शासन कौन था? अजातशत्रु। अजातशत्रु का जो पुत्र था उदयन, उसी ने पटना को बसाया, नहीं पाटलिपुत्र को। उसका अन्य नाम है कुसुमपुर। तो ये भी आप याद रखिएगा। और अध्यक्ष इंपॉर्टेंट है, इसमें चारों इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। इसमें चारों इंपॉर्टेंट, उसको याद रखना है। इसमें आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि तीसरा बौद्ध संगीति कहाँ हुआ, दूसरा बौद्ध संगीति कहाँ हुआ और किसके शासनकाल में हुआ। इसमें भी आपको याद रखना पाटलिपुत्र अशोक के नाम, और इसमें आपको याद रखना चारों का नाम, कि कहाँ हुआ, किसके शासनकाल में हुआ, उसका अध्यक्षता कौन था, उपाध्यक्ष भी पूछ लेता। तो जो प्रथम हुआ था राजगिरी में, उसके समय शासक कौन था? अजातशत्रु। दूसरा कहाँ हुआ था? वैशाली में, उसका शासक कौन था? कालाशोक। तीसरा कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में, उसका शासक कौन था? अशोक। और जो चौथा हुआ था कुंडलवन, जो पड़ता जम्मू कश्मीर में, उस समय का शासक था कनिष्क। और अध्यक्ष था वसुमित्र। और उपाध्यक्ष कौन था? अश्वघोष। तो आप इसको याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कश्मीर। 18 नंबर प्रश्न है, मुगल प्रशासन में मुतसिब था सेनाधिकारी, विदेश विभाग का मुख्य, लोक आचरण अधिकारी, पत्र व्यवहार विभाग के अधिकारी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, लोक आचरण अधिकारी। मुगल प्रशासन में
मुतसिब था, एक क्या था तो लोक आचरण अधिकारी। तो ये फैक्ट क्वेश्चन, इसको याद रखना पड़ेगा। 19 नंबर प्रश्न है, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए तरह वारेन हेस्टिंग ये क्या था तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल था और अंतिम गवर्नर। लॉर्ड डलहौजी, हेनरी लॉरेंस, लॉर्ड हेस्टिंग। तो सुरक्षा प्रकोष्ठ जो संबंधित था वारेन हेस्टिंग से संबंधित था। इसका कार्यकाल कब से कब तक था तो इसका जो कार्यकाल था 1772 से लेकर 85 तक, 1772 से लेकर 85 तक। तो कुछ दिनों के लिए गवर्नर रहा था और फिर ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा इसे बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो बंगाल का गवर्नर जनरल कब से रहा था तो 1774 से लेकर 85 तक ये बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल रहा और उसके पहले क्या रहा था बंगाल के गवर्नर। तो आप इसको भी याद ध्यान में रखिएगा कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था तो वारेन हेस्टिंग, और किस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बनाया गया था तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। रेगुलेट का मतलब ही होता है चलाना। लॉर्ड डलहौजी, इसी के समय में प्रथम बार रेल चलाया गया था और इसका जो कार्यकाल था 1848 से लेकर 56 तक। और लॉर्ड हेस्टिंग का जो कार्यकाल था 1813 से लेकर 23 तक। और हेनरी लॉरेंस, इसका पूरा नाम है हेनरी पैथिंग्स लॉरेंस। इसका जो पूरा नाम है हेनरी पैथिंग्स लॉरेंस। तो इसको याद रखो। ये क्या था तो जो क्रिप्स मिशन जो भारत में आया था 1946 में, क्रिप्स मिशन जो भारत में आया था 1946 में, कहाँ आया था दिल्ली में, उसका यह अध्यक्षता किया था कौन तो हेनरी पैथिंग्स लॉरेंस। तो इसको आप याद रखें, एक कल के सेट में प्रश्न था तो आप इसको याद रखेगा। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए वारेन हेस्टिंग। 20 नंबर प्रश्न है, नौकरीशाही का कार्य है सरकार की नीतियों को लागू करना, प्रशासन चलाना, मंत्रियों की सहायता करना, उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। मतलब उपयुक्त जो भी दिया गया ऑप्शन में सभी इसका आंसर होगा। तो आज का आपका वीडियो लेक्चर समाप्त होता है। तो चलिए हम लोग ये आपका जो लास्ट मोटिवेशन है हम लोग चलते चलते कुछ देख लेते हैं कि मानक के आज बड़ी तकलीफें हैं, मानक के आज बड़ी तकलीफें हैं पर कल कामयाबी भी बड़ी होगी। तो मेरे दोस्त, अगर आपको आज मेहनत करने का समय आया है तो आप मेहनत करिए, उसका फल का चिंता आप मत करिए, क्योंकि महावीर स्वामी जी कहते थे मनुष्य को कभी अपने कर्म से नहीं हटना चाहिए, अपना कर्म करते रहना चाहिए, फल खुद ब खुद आपको मिल जाएगा। तो इसी मोटिवेशन के साथ हम लोग आज के क्लास से विदा लेते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।